क्या नाम है आपका? वासुदेव मुखर्जी। आप कहाँ के रहने? हम तो बंगाली हैं मगर हम दिल्ली में ही बॉर्न एंड बॉटअप हैं। सर देखिए इस बार जो है वो आपने भी रिजल्ट देखा कितना चौंकाने वाला था। 15 साल का टीएमसी का जो राज था वो पूरी तरीके से उनका जो है वो खत्म हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई भवानीपुर, उनकी भी करारी हार हुई। क्या कहना चाहेंगे टीएमसी की इस हार पर और बीजेपी की प्रचंड जीत? इस जीत का पूरा क्रेडिट तो पहले जाता है कि वेरी प्रिसाइज एंड इमैक्युलेट प्लानिंग बाय आवर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। हर आम आदमी ये सोच रहा था कि पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं इनको बर्खास्त करती, क्यों नहीं प्रेसिडेंट बोला, बट इट इज़ ए वेरी हॉट आफ्टर प्रोजेक्ट। बहुत सोच समझ के उन्होंने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए पहले तो SIR किया जो बहुत जरूरी था। 1 लाख 1.5 लाख लोग करीब जो है नाम काटे गए हैं जो कभी थे ही नहीं मगर वो हर साल वोट करते थे, और इसी 1.5 लाख की फॉल्स वोटिंग में ही ममता बनर्जी जीतती थी। ये 1.5 लाख वोट अगर 21 में काटे होते ना तो तब भी नहीं जीतती। आप जीत का मार्जिन देख लेंगे तो ज्यादातर स्मॉल मार्जिन में इसी के बलबूते पे जीती है। एंड क्रेडिट गोज टू आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिन्होंने आम शहरी आम नागरिक का जान माल की रक्षा करी। जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने नारा दिया कि भय आउट भरोसा इन, तो इतना सिक्योरिटी रहते हुए भी जहांगीर मतलब सारे मुगल की छठी औलाद जो थे हैं, इतना मिलिट्री पुलिस रहते हुए, इतना काबिल पुलिस ऑफिसर मिस्टर शर्मा के रहते हुए भी उन्होंने देखिए कि EVM में टेप लगा दिया और परफ्यूम लगा दिया। तो ये सब कुछ बंगाल में पहले तो बड़ा आसानी से होता था, इस बार मुश्किल नहीं, उनके सारे ऑक्सीजन बंद कर दिए थे। क्रेडिट गोज टू ऑल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, जिन्होंने हर आम आदमी की जान माल की सुरक्षा करी। एंड ऑल्सो आई विल गिव क्रेडिट टू बंगाल न्यू चीफ मिनिस्टर, जो इलेक्शन जीतने के बाद बड़े सख्त लहजे में बोला कि किसी की जान माल की क्षति नहीं होना चाहिए। एक TMC के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने खुद कबूल किया कि अगर शुभेंदु अधिकारी इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोलते तो हो सकता है 5000 TMC के लोग मारे जाते। तो इलेक्शन में, वोट में प्री पोल एंड पोस्ट पोल वायलेंस ये कोई नहीं चाहता है, और मरते सब गरीब लोग हैं। जो बड़े नेता हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला रहता है, वो नहीं मरते, उनको कुछ नहीं होता। जो आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी जो रोज की रोजी रोटी कमाता है वही मारा जाता है। तो इस बार उनकी सुरक्षा हुई, बहुत कम हुआ, 2-4 ही लोग मारे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये भी ना हो। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल बंगालीज, वो भी इस बात को समझे कि इलेक्शन है, उसको इलेक्शन की तरह ले। नेता चला जाएगा, पड़ोसी रह जाएगा, पड़ोसी की जान ना ले छोटे छोटे पार्टी पॉलिटिक्स में। 321 लोग बीजेपी के पिछले 10-15 साल में मारे गए हैं, आज भी शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला है। तो ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। ममता बनर्जी 15 साल रही, उन्होंने जो करना था किया। आज नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, उनको जो करना है वो करेंगे। मगर जिसका घर का, जिस औरत का पति जाता है, जिस बेटी का बाप जाता है, वो कोई गवर्नमेंट जाने आने से नहीं आएगा, वो सब नहीं करे। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि 9 तारीख को शपथ हुआ और उसके तुरंत बाद ममता बनर्जी और उनकी टीम एक्टिव हो। उन्होंने एक बढ़िया आह्वान किया है बंगाल में। उन्होंने कहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो सुपर लेफ्टिस्ट पार्टी है, CPI है, CPIM है, सब एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले, बीजेपी के खिलाफ जो है वो फाइट करे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त जरूर होता है, पर इस समय वो सोचने का विचार नहीं है, बल्कि हमारा एक ही दुश्मन है बीजेपी, और उसके खिलाफ जो है हमें वो लड़ाई लड़ना है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी अब इतिहास है। ममता बनर्जी वो दिया है जिसमें तेल नहीं है, तो उनके कहने से, ना कहने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने शासनकाल में 15 साल में अगर इतना ही सबका ख्याल रखा होता तो CPM के भी इतने लोग नहीं मारे जाते हैं। 2011 का अगर आप इलेक्शन का इतिहास देखेंगे, कितने CPM के लोग मारे गए, कितने घर तोड़े, ये वहाँ भी हुआ है। उससे पहले कांग्रेस का भी है। और अगर इतना ही होता तो आपस में इलेक्शन से पहले ही वो भाई सब मिलके इलेक्शन फाइट कर लेते ना, तब तो हो सकता है उनकी सीटें थोड़ी बढ़ जाती। ये 80 सीट जो आया है, ये 100 सीट 120 सीट हो जाती,
तो ये होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रही हैं। उनको शायद कोई इल्यूशन की बीमारी है, जो चीज हो नहीं सकता। जो गद्दी पे एक बार आया उसको जाना पड़ेगा, वो सारी जिंदगी भर नहीं रह सकते। इसको अगर वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने हिस्ट्री कर दिया। द चीफ मिनिस्टर हैज बीन टर्मिनेटेड बाय गवर्नर मिस्टर रवि, हैं। तो ये अगर ये तो इतिहास में पन्ने में लिख गया है। वो चाहते तो अपनी इज्जत से और भी 5 चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, कुछ नहीं हुआ। कल हिस्ट्री सबको भूल जाएगा, मगर ममता बनर्जी को उनके बुरे काम के लिए याद रखेगी। आखिर ममता बनर्जी ने ये फैसला क्यों लिया कि अपने हार के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया? उन्होंने कहा मुझे जो है वो चुनाव के दौरान जो है वो लात घूसे भी मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम में घोटाला था, सीसीटीवी बंद कराए गए, मेरे एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया, मुझे बाहर निकाल दिया। ऐसे तमाम एलिगेशंस लगाए हैं। क्या कहना ये एक्चुअली जो उन्होंने पिछले 15 साल अपने शासनकाल में किया ना, यही उनको बार बार सपने में घूम के आ रहा है कि उनको ईवीएम हैक हो गया। 2021 का देखेंगे तो अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि ईवीएम बिल्कुल सही है, उनका बाइट है, ये बार बार मीडिया में आ रहा है। ईवीएम में कोई परेशानी नहीं है, और अगर कुछ है तो वो जाके करे। तो ये सब चीज़ें, ये उनको अपने किए हुए बुरे काम उनको सपने में याद आ रहे हैं, उसको ये बोल रहे हैं। ममता बनर्जी को किसी ने नहीं मारा है। जो उनकी हालत, अगर कोई लात मारेगा तो सीधा थोड़ी ना खड़े हो सकते हैं। झूठ के पावनी होते हैं, ऐसे झूठ आजकल कोई लेता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर क्रेडिबिलिटीज़। तो अच्छा है कि वो अपनी इज्जत से, 15 साल के चीफ मिनिस्टर है, अपनी इज्जत और गरिमा को बनाए रखे और उसी तरह से आगे की ज़िंदगी जिए। हार गए तो क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक अच्छे इंसान, शहरी बन के रहे ना। आपने क्रेडिबिलिटी की बात की तो उसका ही सवाल जो है वो सीपीएम ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमारा साथ मांग रही है, सपोर्ट मांग रही है, पर इस बात में कितनी क्रेडिबिलिटी है कि वो हमारा साथ लेकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, कांग्रेस ने बोला सर कि जो ममता बनर्जी अब जब उनका किला ढा चुका है, उनका सुपड़ा साफ हो चुका है, तो उन्हें अब हमारी याद आई है, हम नहीं देंगे उनका साथ। आखिर विपक्ष की पार्टियां भी जो है वो ममता के खिलाफ अब क्यों चली गई? देखिए, सीपीएम और कांग्रेस को उन्होंने, बीजेपी तो अभी ये समझिए कि 2021 से आई है। इससे पहले तो बीजेपी 3 आदमी की पार्टी थी, बीजेपी का नामो निशान नहीं था। ममता बनर्जी 2011 में आई सीपीएम को हरा के, सीपीएम उससे पहले 34 साल पहले आई कांग्रेस को हरा के। तो ये एक दूसरे को मार के, एक दूसरे के कबर के ऊपर पैर रख के ये लोग बंगाल में राज किया है। तो अब जिसका आपने कत्ल किया, जिसको आपने मारा भगाया, वो अब ये आपका सोच है, आपका बड़प्पन है, या आपका सपना देखने का स्टाइल है। अब आप सोच रहे हैं कि वो लोग आएंगे। अगर ये इलेक्शन से पहले बात कर लेते ना तो अच्छा रहता, हो सकता है मिलके करते। लास्ट ईयर इलेक्शन में उन्होंने प्लान करके कांग्रेस के स्टॉलवर्ड लीडर अधीर रंजन चौधरी को हराया। वो कहते हैं बीजेपी वाले बाहर से आए हैं, बोहिरागतो। तो अधीर रंजन को हराने के लिए वो यूसुफ पठान को गुजरात से लेके आए, ओनली बिकॉज टू प्ले मुस्लिम कार्ड। तो उस टाइम पे नहीं था। उन्होंने जितना गंदा पॉलिटिक्स करना था कर लिया है। अब उनके तरकश में और कोई तीर नहीं है, अब बीजेपी के जो थिंक टैंक है, दे आर ऑल्सो क्वाइट स्मार्ट इनफ, उनको सब चीज़ समझ में आ गया है। और जो चीज़ समझ में आया वो उन्होंने धरातल में उतार के करके दिखाया है। हैट्स ऑफ टू मिस्टर अमित शाह फॉर हिज इमैकुलेट प्लानिंग। एक आदमी मरा नहीं, कोई बूथ जाम नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं है। आई मीन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इस चैप्टर को ज़रूर मैनेजमेंट स्टडीज़ में और पॉलिटिकल साइंस के हायर कोर्स में पढ़ाने को बोलता, दैट पीपल शुड लर्न इट हाउ दे हैव डन इट। अच्छा सर, आपने बोला मुस्लिम वोट कार्ड, इसी मुस्लिम वोट कार्ड की ममता बनर्जी की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2011 में जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ओथ लिया तो उन्होंने बोला मैं ईश्वर के नाम शपथ लेता हूँ, ईश्वर के नाम शपथ लेती हूँ। फिर 2016 और 21 में वो बोलते कि मैं ईश्वर और अल्लाह के नाम पर शपथ लेती हूँ। जो 5 साल के अंदर अंदर जो डिफरेंट आया है, आखिर इसका आप क्या कारण मानते हैं? क्यों ममता बनर्जी को अपनी वोट टेकिंग में ये चेंजेस करना? मुस्लिम को तो एज ए कॉमोडिटी यूज़ किया गया बंगाल में और भी कई जगह पे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मैं ये मुस्लिम्स के लिए भी कहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़
जो है मुस्लिम को यूज़ करते हैं, अगर वाकई में वो लोग पढ़ लिख जाते, अगर वाकई में उनकी सामाजिक व्यवस्था अच्छी हो जाती, तो वो फिर मदरसे में नहीं पढ़ते, वो अच्छे स्कूल में पढ़ते। जितने मुस्लिम के बड़े नेता हैं उनके बच्चे तो पढ़ते हैं स्कूल में, बड़े स्कूल में, बाहर के स्कूल में, मगर आम आदमी के बच्चों को वो मदरसा में पढ़ाते हैं ताकि वो कुछ सीख ना सके, और उनकी जो पहुंच है ना वो पंचर बनाना, वेल्डर, फिटर यहाँ तक रह जाए। मैं तो सारे मुस्लिम कहूँगा वो अपने बेटों को भी पढ़ाए, अपनी बेटियों को भी पढ़ाए हैं, और ये जो कुरीति मोदी जी ने ख़त्म किया है 3 तलाक का है, हलाला का, इन सब से बचे, साधारण ज़िंदगी जिए हैं, और कुरान को और इस चीज़ को गलत इस्तेमाल ना करे, उसको पढ़े अच्छी तरह से। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से आदमी अच्छे काम करता है, किसी की जान लेने से नहीं, कुछ नहीं होता है। देखिए टीएमसी के अभी मैं देख रहा हूँ खबर है, रिजू दत्ता जो है वो स्पोक पर्सन थे, अब उन्हें जो है टीएमसी ने डिसमिस कर दिया, टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया, उन्होंने ऑन कैमरा आकर कहा कि टीएमसी वो पार्टी है जिन्होंने जो है वो बंगाल में महिलाओं के साथ, जो टीएमसी के जो कैडर्स थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में अन्याय किया, बड़ी मात्रा में जो है वो शोषण किया गया। महिलाओं को जमकर आशीर्वाद लिया ममता बनर्जी ने, लेकिन उन महिलाओं के काम करने की जगह उनके साथ अत्याचार किया टीएमसी के कैडर्स ने। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो जो खुलासा किया है ये सबको दिख रहा था, मगर लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते थे। है, रिजू दत्ता भी 4 तारीख तक वो ममता बनर्जी की ढोल पीटते रहे। जब वो इलेक्शन हार गए तो उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरे को बीजेपी के आदमी ने, मिस्टर राकेश जो हैं वो ही इज़ ऑल्सो आईपीएस, तो बैरकपुर से मेरे ख्याल से वो कैंडिडेट है, उन्होंने फ़ोन करके इसको बचाया। दिल्ली के कुछ बीजेपी फंक्शनरीज ने फ़ोन करके बचाया। यही चीज़ अगर 5 साल पहले टीएमसी भी करती कि भाई इलेक्शन के बाद अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट मारा जा रहा है, बचा लो उसको, है, कोई सीट किसी की जान से प्यारी नहीं होती है, तो बचाना चाहिए। और इलेक्शन अपनी जगह पे है, बाकी दिन काम करना अपनी जगह पे है। रिजू दत्ता ने जो कहा उनको मालूम था, उन्होंने जो कहा वो तो अब वायरल इसलिए हो रहा है कि वो टीएमसी से छोड़ के, तो टीएमसी से अभी नहीं, टीएमसी से I will not be surprised if one day even Abhishek Banerjee will try to knock the door of BJP कि यार मेरे को भी पार्टी में ले लो। अभिषेक बनर्जी आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। That day is not very far। कल अगर ऐसा टाइम खराब आया तो हो सकता है ये भी ज्वाइन करे बीजेपी में। वो टीएमसी छोड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं छोड़ सकते। टीएमसी कौन से उनके पिताजी ने बनाया है? टीएमसी के वो ग्रास रूट वर्कर नहीं है, वो तो भतीजा होने के नाते वो ऊपर से बैठाए गए। अभिषेक बनर्जी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अगर उनकी बुआ ममता बनर्जी नहीं होती तो क्या वो अभिषेक बनर्जी बनते? वो तो इसलिए उनको ये सीट देने के लिए इन्होंने शुभेंदु अधिकारी जैसे कर्मठ और एक काबिल आदमी को अपने पार्टी से हटाया। आप सोच के देखिए, अगर आप शुभेंदु जो है ना टीएमसी में रहते तो इतने ही फोर्स से काम करते। तो जो अच्छा काम करता है ना उसको करने देना चाहिए, उसको वो पारिवारिक चक्कर में ना नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि परिवार और पारिवारिक रिश्ते से आपके जो है ना रिश्ते बढ़ेंगे, मगर समाज में जो सामाजिक लड़ाई लड़ता है ना वो तो आदमी अपने जन्म के साथ में लेके आता है, तो वो किसी के भाई भतीजे से नहीं होता है। शुभेंदु अगर आज रहते तो आज हो सकता है टीएमसी का ये 4थी दफ़ा कोई चीफ मिनिस्टर बनता। पर ये तो वही अभिषेक बनर्जी है ना जो रिजल्ट से कुछ दिन पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे अमित शाह को कि 4 तारीख के बाद मैं देखूंगा 12 बजे के बाद कौन यहाँ पर आता है और कौन शकल दिखाता है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि मैं देखता हूँ दिल्ली का कौन सा बाप आकर के बंगाल को बचाता है, और अब वो अभिषेक बनर्जी दिख भी नहीं रहे। क्या कहना चाहिए? चिड़ियाघर में शेर जो पिंजरे में होता है ना, तो बच्चे उसको भी मूंगफली मारते हैं, चॉकलेट मारते हैं, हैं? जब वो शेर बाहर होता है या फिर पिंजरे में घुस के जरा उसको मूंगफली या चॉकलेट मारो तो मालूम पड़ेगा शेर से पंगा लेना क्या होता है। तो ये इस बारे में कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। ऐसे पता नहीं हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये एक पुरानी कहावत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग कह के गए हैं। और
अमित शाह, जिसने, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, बीजेपी को 2014 से उन्होंने कई इलेक्शन जिताए। अच्छा, ऐसा नहीं है वो भी इलेक्शन कई हारे हैं, जी। तो इलेक्शन हारने के बाद ये उन्होंने खड़े होकर नहीं कहा कि मैं देख लूँगा या किसी का बाप कौन है। ये सब जो है ना, ये आपके पारिवारिक विचार को बताता है, आपके अपब्रिंगिंग को बताता है कि आप किस माहौल में बड़े हुए, कितना लिखाई पढ़ाई किया, क्या सीखे, आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। ये सब नहीं करना चाहिए। और ये सब डायलॉग जो है ना, ये वो नुक्कड़ नाटक में चलता है, जहाँ पे एक देश का, एक प्रांत का इलेक्शन हो रहा हो, उसमें ये सब नहीं चलता है। चलिए लास्ट वन सर, एक सुब्रता गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर पश्चिम बंगाल के, बहुत काबिल अफसर, उन्हें जो है वो चुनाव आयोग ने एज अ स्पेशल ऑब्जर्वर जो है वो अपॉइंट किया कि आप वायलेंस फ्री जो इलेक्शन है वो बंगाल में कराएं, और वो उन्होंने करके दिखाया। अब उन्हीं सुब्रता गुप्ता को जो है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को, उन्हें जो है सीएम शुभेंदु अधिकारी का स्पेशल एडवाइजर बना दिया। कितना अच्छा फैसला है। और अगली सरकार जो बीजेपी की बंगाल में बनकर नेतृत्व में है, क्या उम्मीद आप उनसे रखते हैं? ये सुब्रता दत्ता जी तो आईएएस हैं। यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस बनना, इटसेल्फ ए हेल ऑफ ए जॉब, बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके प्रोफाइल को पढ़े। ही इज़ ए वेरी वेरी लर्नेड मैन, ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड मैन। बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारी लिखाई पढ़ाई करी है, और लिखाई पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। उनके पास जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, काम करने का है, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड से, बैकडोर से घुसने का नहीं है। ही इज़ आईएएस, आईएएस केम थ्रू द प्रॉपर चैनल। तो उनके बारे में मैं लायक ही नहीं हूँ इतना कुछ कह सकूँ। हम उनका रिगार्ड करते हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसे पढ़े लिखे आदमी, काबिल आदमी होने चाहिए। एंड ऑल पीपल should bow down in respect to all this educated and literate people. अब आप ममता बनर्जी का क्या फ्यूचर देखते हैं? अंधकार। एक शब्द में इन्होंने बड़ी बात कही, और हमने इनसे तमाम विषयों को लेकर के तमाम तरीके से बात की। तेज तर्रार तरीके से बंगाल के एक व्यक्ति ने अपनी बात रखी और कहा कि अब ममता बनर्जी का भविष्य अंधकार में है, और बीजेपी के आने के बाद बंगाल का जो भविष्य है वो सोनार बंगाल का है, सोनार बंगला का है। और साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने बोला कि जो अभिषेक बनर्जी अमित शाह को ये धमकी देते हुए नजर आ रहे थे कि 4 महीने के बाद देख लेंगे, ये कोई धमकी नहीं थी, बल्कि अभिषेक बनर्जी की सोच को दर्शाता है। साथ ही साथ ममता बनर्जी जो नई नई तरीके से हथकंडे अपना रही है, तो इन्होंने बोला अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सोनार बंगला का जो सपना है वो बीजेपी ही पूरा कर सकती है, और ममता बनर्जी का जो भविष्य है वो अंधकार में डूब चुका है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।